उलाला 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 उलाला, तू है मेरी पहचान। अब तीसरा सवाल क्या कहता है कि भाई ये एक दीवार है, वर्टिकल वाल है। मैं अपने आप को गायब कर लूं यहाँ से ताकि आप लोग देख सको। दीवार है जिस पर पाइप लगा है, पाइप में से पानी आ रहा है और पानी की डेंसिटी है 1 × 10⁻³ kg/m³, यानी 1000 kg/m³ है। इसका आपको एरिया दिया हुआ है और आपको पानी की वेलोसिटी बताई हुई है कि कितनी तेजी से पानी आ रहा है। अब ये बाकी सारी चीजें आप वैसे ही पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो। फिर ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि 1.6 सेकंड में टोटल 1.2 किलो पानी है जिसने दीवार से टक्कर लगाई है। तो भाई इस टाइप के सवालों में क्या होता है, आपको फ्लो रेट टाइप की चीज दी हुई होती है। पानी जिस तरह यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी हुई है। अब आप अगर ये डिस्टेंस निकालो कि पानी 1.6 सेकंड में कितना फासला तय करता है, इतने फासले में जो पानी यहाँ पे जमा होगा, ये जो पानी टोटल जमा होगा ये होना चाहिए 1.2 kg, जो कि 1.6 सेकंड में जाके दीवार से टकरा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पे डेंसिटी से कुछ ना कुछ किया जा सकता है। आप जानते हो कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास अगर आपको निकालना है तो वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये पूरा सिलेंडर है। सिलेंडर के लिए क्या होता है, एरिया ज़रब हाइट। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़रब ये जो आपकी हाइट है पूरे सिलेंडर की। तो इसको अगर मैं डिस्टेंस f कहता हूं तो ये कितनी हाइट होगी, ये होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है ना पानी, लिखा है कहीं ना कहीं वेलोसिटी बताई गई, इसका मतलब कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। मतलब ये कि वेलोसिटी ज़रब टाइम आपको ये पूरा फासला बता देगा, तो ये हो जाएगा ρ(a)v(t). तो अब आप इसमें सारी चीजें डाल लो। रो आपको बताया 1000 और अगर नहीं भी बताया तो आप रो लो। वापस आते हैं, एरिया आपको बताया हुआ है ये है और आपको वेलोसिटी बताई है 5 और टाइम दिया हुआ है 1.6। जब इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 1.2 किलो आएगा, जो कि मास आपको दिखाना है। और ये आपने कहा देख लो। 2 नंबर किस चीज के भाई, 1 नंबर जो है इसका जो आपने डेंसिटी से ताल्लुक निकाला है ना, उसका 1 नंबर है, और 1 नंबर इस सारी कहानी का जो आपने बाद में की है। अच्छा भाई, फिर ये कह रहे हैं कि जब ये पानी दीवार से टकराता है तो इसका जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम कम होता है। तो कितना कम होता है जब टक्कर होती है? मोमेंटम आपको पता है कि होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप मास को वेलोसिटी से सीधा ज़रब दे दो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 6 न्यूटन सेकंड है जो आपका डिक्रीज आ रहा है मोमेंटम में। फिर ये कहते हैं कि भाई कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से आपके पास ये मोमेंटम का चेंज आ रहा है? तो कौन सी फोर्स होगी? ये जाहिर है ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आपको मिल रही है। तो पानी यहाँ से जब टकराता है तो ये दीवार उसको रोकने के लिए फोर्स लगाती है ना, तो ये फोर्स लगानी है। और फोर्स आपको मालूम है होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम और कितने टाइम में वो चेंज आए, इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। मतलब 6/1.6 तो ये आता है 3.75 न्यूटन, जिसको आप 3.8 लिख दो, 3.75 भी लिख सकते हैं। याद रखना 2SF ये भी आप देख लो, 2SF के अंदर ही आता है। ये दो तो हर जगह 2SF है, तो आपका जवाब भी 2SF में हो या 3 में, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। चलते भाई अगले हिस्से पे, जो कि मैं आपको सवाल पढ़े बगैर अगर बताऊं। देखो भाई CIE जो है वो एक तरीके से आपको सवाल के अंदर ना लेके आता है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ यहाँ पे ये लगेगा। जैसे आप अगर देखो कि इन्होंने आपसे मोमेंटम का बदलाव निकलवाया, चेंज इन मोमेंटम से फोर्स निकलवाई। अब ये पूछेंगे भाई कौन सी फोर्स है ये, देख लो, स्टेट एंड एक्सप्लेन, बताओ और फिर समझाओ भी कौन सी फोर्स है भाई जिससे ये हो रहा है। तो आपको ये पता है कि भाई न्यूटन का जो 3rd लॉ है वो ये कहता है कि जब दीवार पे फोर्स लगेगी तो दीवार फोर्स लगाएगी दूसरी डायरेक्शन में। और यही आपको लिखना है कि भाई न्यूटन 3rd लॉ जो है उसकी वजह से पानी जो दीवार पे फोर्स लगा रहा है उसके बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में दीवार पानी पे फोर्स लगा रही है, जो कि कितनी है 3.8 न्यूटन। फिर आपको निकालना है प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या होता है, सीधा एरिया से डिवाइड करना। दोनों चीजें दी हुई है, दोनों नहीं दी हुई, पहली चीज हमने निकाली है, लेकिन दूसरी चीज आपको दी हुई है, डिवाइड करो। ये आ रहा है 25,000 पास्कल, जिसको ऊपर लिख देंगे 2.5 ज़रब 10 जिसकी ताकत 4 पास्कल। और ये हमारा सवाल मुकम्मल, 1 मार्क फार्मूले का और 1 मार्क जवाब का। आ जाओ आप लोग अब अगले सवाल पे, जिसमें आपको बताया हुआ है कि भाई एक ये लंबी सी स्लाइड है जिसके ऊपर बच्चा जो ऐसे झूल रहा है। ये लेट के नहीं है भाई, कोई बोल रहा है लेट के, ये खड़ा होके। आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ लो, मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। पॉज करके पढ़ लेना, मैं आगे आपको बता देता हूँ। भाई आपको ये पता है कि ये बच्चा जो हिल रहा होगा किस चीज की वजह से हिल रहा होगा? जाहिर सी बात है इसके वजन के कंपोनेंट की वजह से। अगर ये एंगल है तो ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, और इन लोग ने बताया हुआ है कि भाई एक रेजिस्टिव फोर्स भी है जो कि 76 न्यूटन की है अपोजिट डायरेक्शन में।
तो एक बात तो ये हो गई। दूसरे, अगर आप लोग ये सवाल आगे पढ़ोगे तो इसमें इन लोग ने बताया कि भाई देखो, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक्स पे है वो कम होके, मतलब 3200 जूल कम होती है और कम होके यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बचती है वो 300 जूल बचती है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप रेशियो निकालो रेजिस्टिव फोर्स के साथ और रेजिस्टिव फोर्स के बगैर किसका जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। अब देखो भाई, क्योंकि इन लोगों ने कहा हुआ है कि ये जो है रेस्ट से यहाँ मूव करना शुरू करता है, यानी यहाँ जब था तो काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और अपन लोग कह रहे हैं कि भाई और कोई भी एनर्जी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती तो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो 3200। ये इन्होंने बताया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिक्रीज जो है वो 3200 है, यानी जो टोटल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 3200 हुई। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, अब रेजिस्टिव फोर्स होने की वजह से होता क्या है कि जो 3200 है इसमें से सिर्फ 300 जूल बचते हैं वाई पे, जो कि काइनेटिक एनर्जी है इसकी, क्योंकि जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई ना यहाँ पे। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती तो क्या होगा, वाई पे जो काइनेटिक एनर्जी होती वो ये पूरा 3200 जूल होती। तो भाई रेजिस्टिव फोर्स के साथ 300 जूल थी, बगैर रेजिस्टिव फोर्स की कितनी होती, 3200 पूरा होती। जिसका मतलब ये है कि आप इसका रेशियो निकालोगे 300/3200 और जब ये निकालोगे तो रेशियो आपका आएगा 0.0975, जो पूरा तो आप नहीं लिखोगे ना, उसका सर चकराएगा। आप 2 SF में लिख दोगे, सब 2 SF में दिया हुआ है, तो आप 2 SF या ज्यादा से ज्यादा 3 SF में आप लिख सकते हो। यहाँ पे तो 2 SF में 9/4 हो रहा है, आप इसको ये भी लिख सकते हो। अच्छा भाई, अब इन लोग ने आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी है, इतना बड़ा आपको चांस दे दिया है यार कि भाई जो पहले वाले का जवाब है ना, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप स्पीड का रेशियो निकालो। अब आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv² के बराबर। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी मतलब डायरेक्ट उसका हुआ वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं रेशियो निकालूं, ये R मैंने लगा दिया रेजिस्टिव फोर्स के साथ वाली, और ये जो E के है ये बगैर रेजिस्टिव फोर्स के, तो इसका अगर रेशियो लूं ½ mvr² डिवाइडेड बाय ½ mv², तो ये तो पूरे का पूरा कट गया ना, तो आपके पास क्या बचा, vr²/v², और ये रेशियो किसके बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है। तो जिसका मतलब ये है दोनों साइडों पे अगर आप अंडर रूट ले लोगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास ये सूरत हाल बनेगी। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो 0.306 आता है, जो कि राउंड ऑफ करके 0.31 आप लिख देते हो, जो कि आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, अब आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें से एक नंबर सिर्फ इस बात का जो आपको मैंने पहले दिखाई कि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में क्या कनेक्शन निकलता है। याद रखो कि रेशियो अगर कह रहा तो ऐसी हवाओं में बात नहीं होगी, कोई ना कोई कनेक्शन होगा, तो वो आपको निकालना है। और दूसरा जो है आपके जवाब का नंबर है। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूं ताकि आप अगला सवाल कर सको। अच्छा भाई, अब आपको ये लंबाई निकालनी है, ये पूरी लंबाई। अब इस पूरी लंबाई में आप देख सकते हो कि भाई 3200 जूल में से 300 जूल है जो कारामद निकल रहा है। आप यहाँ पे काइनेमेटिक के फॉर्मूले नहीं लगा देना, क्योंकि यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर की बात हो रही है ना, तो एनर्जी के हवाले से आप देखो तो 3200 में से 300 बचता है यहाँ पे। मतलब ये 3200 माइनस 300 जूल जो है वो सारे का सारा कहाँ जा रहे हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट होकर जाया हो रहा है। बच्चा सब जाया कर रहा है यार, नुकसान करा रहा है अपने माँ बाप का। माँ के ऊपर थूकता हूँ नहीं, सिगरेट नहीं फेंकता हूँ माँ के ऊपर। तो भाई रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट जो काम हुए कितना हुआ, 3200 में से 300 निकाले, 2900 बचा। और चूंकि वर्क डन जो है, मैं हुई गलत जगह पे यार, मैं चला जाता हूँ यहाँ। तो वर्क डन जो है वो फोर्स जरा डिस्टेंस है, तो 2900 बराबर हो जाएगा 76 जो आपकी फोर्स थी। डिस्टेंस से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और जब आप कैलकुलेट करते हो 38.16 आता है, 38.2 लिख दो आप, सही है, 38 भी लिख दोगे चलेगा। ये आ गया आपका फासला। अपन लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। बाबा रश्य दुनिया रश्य समझ में आया। वाई के बाद क्या होता है कि एक बोर्ड है जो कि स्प्रिंग से लगा हुआ है, दीवार के साथ अटैच है, स्प्रिंग हुक्स लॉ ओबे करता है। ये सारी बातें तो सही है भाई, एक सवाल आप लोग पढ़ लो यार। मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, मैं नीचे भी आ जाता हूँ जरा सा इधर। तो इन्होंने कहा है कि भाई बच्चा जो है बोर्ड से टकराता है, स्प्रिंग जो है कंप्रेस होता है, ये सारी बात हो रही है बेसिकल। और कहां तक कंप्रेस होता है, जब तक उसकी स्पीड जो है वो 0 नहीं हो जाती, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड।
कंप्रेशन निकालें तो कंप्रेशन कैसे निकालेंगे भाई? इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो कि होती है हाफ Fx, मतलब हाफ kx² भी होती है, तो इन्होंने कहा है कि वो हो जाती है 140, मतलब ये कि 140 की टोटल एनर्जी है जो कि आपका कंप्रेशन दे रही है। तो आप यहाँ पे 140 डालो कि आपको मालूम है 63 दिया हुआ है, और इस तरीके से आप फिर निकालोगे x जो कि आ रहा है 2.108, इसको आप 2.1 मीटर लिख लो और बस आगे बढ़ो। ये देखो मैं कट मार रहा हूँ, ये देखो ये कट मारा, ये गया। अभी ये जो 2 नंबर है किस चीज का है? एक नंबर इस बात का, ये जो पूरी मैंने आपसे बात की है ना कि सीधा सीधा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे दी हुई भी है, इसका बस फार्मूला लगाने। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको 1 नंबर ये मिल जाएगा और 1 नंबर आपको जवाब का। अगले बार जो फिर कह रहे हैं भाई परसेंटेज एफिशिएंसी, इसमें बस आपको ख्याल ये रखना है कि परसेंटेज निकालनी है, डेसिमल में निकाल के आप ऐसे छोड़ नहीं देना यार, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 1 मार्क का है, गलत जवाब दिया, कट गए सारे। कैसे निकालते हैं भाई? ये जो इनपुट है यानी स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से हो रहा है ना, और वो फोर्स क्यों लग रही है कि वाई पे बच्चे की काइनेटिक एनर्जी थी 300 जूल, तो 300 जूल लेके ये भाई इधर आए और फिर ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, और कंप्रेस होने के टाइम इसकी एनर्जी थी 140 जूल, मतलब इनपुट और आउटपुट ये है। और आपको परसेंटेज एफिशिएंसी का पता है कि जो आउटपुट है मतलब जितनी एनर्जी दी है उसमें से निकली कितनी है, इस्तेमाल कितनी हुई है, उसका आप रेशियो निकालोगे तो आपके पास परसेंटेज नहीं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे उसको तो फिर आएगी। तो ये आता है 46.67, जिसको आप लिख दो सीधा सीधा 47%, बहुत है। अच्छा भाई ये आ जाता है थोड़ा सा चैलेंज वाला सवाल, कद्दू है। ये कह रहे हैं भाई कंप्रेशन सबसे ज्यादा है x0, मतलब यहाँ पे आके कंप्रेशन सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंप्रेशन के हिसाब से रिलेशनशिप ताल्लुक बता दे। 0 से शुरू करना है, x0 तक जाना है। अभी आपको जो ग्राफ बनाना होता है ये ऐसे ही नहीं है कि आपने सोचा कि यार ग्राफ कैसा होगा, यार स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व होगा और आपने बना दिया, ऐसे नहीं है भाई। आप इसकी मैथमेटिक के पीछे जाओ, इसके पीछे क्या मैथमेटिक लग रही है, कौन सा ताल्लुक है इन दोनों का। तो अभी जो ऊपर आपने फार्मूला लिखा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और x जो आपने कंप्रेशन निकाली थी, यही तो हो रहा है, इसका ग्राफ बन रहा है ना। तो मतलब ये कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर है हाफ kx² के, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, x² से। मतलब इनका जो ग्राफ बनेगा y = kx² के जैसा बनेगा, जो कि एक पैराबोला होता है, पैराबोला। तो आप पैराबोला यहाँ पे बना दो। तो यहाँ 2 नंबर इस चीज के कि पहले तो आप ये समझो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। दूसरे ये कर्व जो है वो उसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, ये आपको बेसिकल बताना है। अगर ये सारा आपने बता दिया तो आपके पूरे नंबर आ गए। अपन लोग चलते हैं अब अगले सवाल। चल निकल।